दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2013-14 के दौर में जो नरेंद्र मोदी की छवि बनी थी और जिस छवि की ब्रांडिंग कॉरपोरेट के समर्थन से और इसके साथ-साथ जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में वो बिल्कुल शहंशाह मूवी की तरह कि अंधेरी रातों और सुनसान राहों में कोई मसीहा दिखाई देता है, उस मसीहे की जो छवि इस देश ने 2013-14 में देखी थी, वो मसीहाई छवि अब लगभग समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का नाम अब वोट दिलाने वाला नहीं रहा। पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इनकी वजह से नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा? या नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरने के लिए 10 सालों की सत्ता का कारनामा या क्रियाकलाप और इन सब से आगे बढ़कर सत्ता विरोधी और बदलाव की जो चाहत जनता में होती है वो जिम्मेदार है। कई सारी परिस्थितियां हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच जब 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा 4 जून को आया, 4 जून को एक लंगड़ी सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी विवश हो गए। वैसी सरकार बनाने के लिए जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोग गठबंधन की सरकार को देश के विकास के लिए बाधक कहा करते थे, उसी सरकार को बनाने की मजबूरी जब बीजेपी के सामने आ गई, तो आज की तारीख में यह सवाल उठना लाजमी हो गया है कि यह सरकार चलेगी तो कब तक। और इस परिस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी की के आसरे जो बीजेपी की उम्मीद टिकी हुई है, क्या यह उम्मीद इस लोकसभा चुनाव के साथ ही खत्म सी हो चली है और आने वाले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में यह पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी? कई सारे सवाल यहां एक दूसरे के साथ नत्थी होते हैं। पहली बात, जो विकास की उम्मीद और तमाम दूसरे सवालों को लेकर वोट देने वाला तबका होता है, उसे आम तौर पर सेफोलॉजी की भाषा में फ्लोटिंग वोटर्स कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि फ्लोटिंग वोटर्स का बहुत बड़ा तबका नरेंद्र मोदी से टूट चुका है और इस बात में भी अब कोई शक नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व का सिराजा बिखर चुका है। तो नरेंद्र मोदी के साथ जब कोई परिस्थितियां नहीं है, तो ये हालात कैसे आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को एक झटके में पलीता लग गया। इस हालात की पड़ताल के लिए जितनी चर्चा आज जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा इस बात को लेकर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद यानी दिसंबर में इस बात की चर्चा होगी कि आखिर जो गिरावट लोकसभा चुनाव में देखी गई, क्या वो गिरावट अब भी जारी है? और वाकई यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं होते, तो ये लंगड़ी सरकार भी नहीं बनती। और क्या इन चारों राज्यों के चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक निष्ठा बदलने वाली है? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि मुद्दा आधारित राजनीति में जब व्यक्ति का करिश्मा फेल होने लगता है, तो मुद्दे नए-नए रूप में सामने आते हैं। और आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और समूचे इंडिया अलायंस ने इस तरह की बिसात बिछा दी, जिस बिसात में नरेंद्र मोदी जितना उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा उलझते हुए जा रहे हैं। आज के भारत बंद को आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि भारत बंद के को उस तरह का व्यापक समर्थन इस देश में नहीं मिला, लेकिन भारत बंद ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई और किसी न किसी बहाने आरक्षण और जाति का मुद्दा लोकसभा चुनाव के बाद फिर से विमर्श के केंद्र में आकर खड़ा हो गया। जाति का मुद्दा और जातिगत आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात करें या हरियाणा में जाट आरक्षण की बात करें, हर जगह फिट होता है। जाति जनगणना का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत को बिल्कुल एक ऐसे दौर में पहुंचा चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी की चुनावी उम्मीदें अब लगभग खत्म सी हो चली है। लेकिन इन सब के बीच जो बिसात पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव ने बिछाई, जो बिसात जाति जनगणना की लगातार रट लगाकर राहुल गांधी ने बिछाई और जो परिस्थितियां कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से जुड़कर, तो कभी लेटरल एंट्री के किसी विज्ञापन से जुड़कर, तो कभी नॉट फाउंड सुटेबल के किसी मामले से जुड़कर, तो कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले से जुड़कर, यानी पिछले 2.5 महीनों में अलग अलग मुद्दों के सहारे लगातार ये कास्ट की राजनीति, जाति की राजनीति जिंदा होती जा रही है। क्या अब इसमें नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी स्पेस बचता है? नरेंद्र मोदी के चुनावी स्पेस को देखने के लिए 2-3 चीजें समझना जरूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव किस परिस्थिति में 2013-14 में हुआ। तो नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की पहचान तब बनी जब अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद
इस देश में कांग्रेस हटाओ का माहौल तो बन गया, लेकिन कांग्रेस हटाओ के माहौल में जिन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाई, वो कोई राष्ट्रीय विकल्प दे पाने की स्थिति में नहीं थे। राष्ट्रीय विकल्प दे पाने की स्थिति में उस वक्त की जो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी थी, वही आकर खड़ी हो रही थी, और वो उस वक्त चाहे नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाती या लाल कृष्ण आडवाणी को चेहरा बनाती, रिजल्ट कमोबेश वही आता। तो ये परिस्थिति नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जुड़ी, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ उसमें हिंदुत्व का और एक ऐसे चुनावी हिंदुत्व का ग्लैमर आकर चस्पा हो गया, जिस चुनावी हिंदुत्व में कहीं भी बहुसंख्यक समाज के कल्याण की कोई अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि उस हिंदुत्व को, उस चुनावी हिंदुत्व को अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत और अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के माहौल में समाज के अलग अलग वर्गों के बीच वैमनस्यता की स्थिति को उभार कर जो सामने लाया गया, यानी साध्य और साधन की पवित्रता को दरकिनार करके जिस प्रकार का वोट बैंक गढ़ा गया, अच्छे दिनों का नारा उस पर से दिया गया, और विध्वंस की बुनियाद पर, यानी गुजरात की सांप्रदायिक बवाल के बाद 2002 में जो नरेंद्र मोदी की छवि बनी थी, उस छवि के इर्द गिर्द चुनावी हिंदुत्व की व्यूह रचना, जो मोटे तौर पर अल्पसंख्यक नफरत की बुनियाद पर आधारित थी, उसे 2013-14 में उसकी ब्रांडिंग करके बेचा गया। उस ब्रांडिंग का चुनावी नतीजा आपने 10 साल देख लिया। वो 2-3 साल में ही धराशायी होने लगा था। लेकिन पुलवामा और बालाकोट के बाद के उपजे हुए माहौल में 2019 का चुनाव किसी तरह से नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। 2/3 योगदान उसमें पुलवामा बालाकोट का था, तो 1/3 योगदान विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का था, जो उस वक्त एक सशक्त विकल्प दे पाने की स्थिति में नहीं थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल इंडिया में 4 राज्यों में द्वारका से लेकर पुरी तक काबिज जरूर दिखाई देती है, लेकिन इन 4 राज्यों के दायरे से जब बाहर निकल के जरा देखा जाए, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डवाडोल है। और डवाडोल इसलिए है क्योंकि एक तरफ जिस चुनावी हिंदुत्व के आश्रय लोगों ने बड़ी उम्मीद पाली थी, उन उम्मीदों को 10 सालों में कुछ मिला नहीं। उनकी उम्मीदें धाराशायी होती हुई दिखी। दूसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्ग में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स सर उठाती दिखी, सामाजिक न्याय की बातें सर उठाती दिखी। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और दलित नेतृत्व वाली पार्टियों को जिस प्रकार से एक तरफ जांच एजेंसियों का कथित डर दिखाकर, तो दूसरी तरफ उनके वोटर्स को लाभार्थी चेतना में तब्दील करके हिंदुत्व की चुनावी हिंदुत्व के दायरे में जो लाने की कोशिश हुई थी, उसमें काफी हद तक बीजेपी को कामयाबी भी मिली थी। वो कामयाबी अब संविधान बचाओ के नारे के साथ, आरक्षण के मुद्दे के साथ, जाति गणना के साथ, इन सब के साथ जुड़कर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक समाज के एक बड़े तबके के नेता नहीं, बल्कि एक जाति विशेष के नेता में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी जातियों के नेता आज के समाज में आपको दिखाई देंगे, अधिकांश जातियों के, और हर पार्टी का यही हश्र होते हुए सबने देखा है। जब कांसी राम ने अपनी बहुजन समाज पार्टी, यानी वामसेफ के बाद बहुजन समाज पार्टी को शुरू किया, तो वो दलित वर्ग के एक अम्ब्रेला पार्टी के तौर पर सामने आई। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिली, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर दलितों के बीच एक खास जाति विशेष की पार्टी होने का आरोप भी चस्पा होता गया, यानी ये ठप्पा उस पर लगता गया। और मायावती जो संपूर्ण दलित समाज की नेता के रूप में 2007 में उभर कर आई, धीरे धीरे उसके बाद बसपा कमजोर होने लगी। ठीक इसी तरीके से मंडल कमीशन के बाद जिस तरह से लालू यादव और मुलायम सिंह यादव मजबूत होकर के आए, कल्याण सिंह चुनावी हिंदुत्व के दायरे में नॉन यादव ओबीसी के यूपी में सबसे बड़े स्वीकार्य चेहरे बनकर के आए। धीरे धीरे वो ग्लैमर घटता गया, वो आकार जो उस वोटों का जो ध्रुवीकरण था, चाहे मंडल के नाम पर, चाहे कमंडल के नाम पर, या मंडल और कमंडल के कॉकटेल के नाम पर, वो घटता चला गया। सभी नेता अपनी अपनी जातियों के दायरे में सिमटते चले गए। यही स्थिति नरेंद्र मोदी की हो रही है। नरेंद्र मोदी की स्थिति जो हो रही है, राहुल गांधी का योगदान उसमें सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने जाति के विमर्श को हर मंच से राजनीति के केंद्र में लेकर पहुंचा दिया, चाहे संसद हो या सड़क हो।
आम जनता के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। लेकिन ध्यान रखिए, आम जनता का मुद्दा आज की तारीख में फ्लोटिंग वोटर्स का ही मुद्दा है। चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, ये सीधे सीधे एक फ्लोटिंग वोटर्स, एक ऐसा वोटर्स जो आपके पास लड़ सकने लायक ताकत है, किसी पार्टी के पास चुनाव में मजबूत टक्कर दे पाने की स्थिति है, तो उस टक्कर को एक पॉजिटिव नतीजे में बदलकर चुनाव में सामने रख देगा। लेकिन जो मूलभूत रूप से जो असली मुद्दा है, जो वोटों के समीकरण की बात होती है, राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद, राहुल गांधी की एक कामयाब व्यूह रचना के बावजूद सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो गई और वो मुकाबला ढंग से दे नहीं पाई। गुजरात में कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला 25-1 से भाजपा के पक्ष में परिणाम। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला 28-1 से भाजपा के पक्ष में परिणाम। गुजरात में भी भाजपा के पक्ष में 25-1 से परिणाम और यहां भी 28-1 से। ठीक इसी तरीके से देखें तो छत्तीसगढ़ में भी 10-1 से भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणाम चला गया। अब इसके आगे जाकर के देखने की स्थिति है तो राजस्थान में भी देखें तो कांटे की टक्कर के बावजूद कांग्रेस को जितनी सीटें हासिल करनी चाहिए थी, ठीक ठाक सीटें हासिल करने के बावजूद वो अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। जहां कर्नाटक में वो सत्ता में है, कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई में कांग्रेस वहां सिंगल डिजिट में ही रह गई। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस की हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 5-0 से पिछड़ी। हरियाणा में जहां एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा था, रणनीतियों के अभाव में प्रदेश कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण यह नतीजा 5-5 से बराबरी पर छूटा। कांग्रेस पार्टी की जो सीटें आप देख रहे हैं उसमें तेलंगाना को भी देख लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी 6-7 महीने पहले विधानसभा चुनाव में। सत्ता होने के बावजूद वहां कांग्रेस और भाजपा बराबरी की स्थिति में लोकसभा में खड़ी हो गई। तब सवाल उठता है, राहुल गांधी कोशिशें कर रहे हैं और राहुल गांधी जो कोशिशें कर रहे हैं उन कोशिशों का क्या कोई नतीजा निकलता दिख रहा है? दो बातें साफ साफ दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी की जितनी बड़ी चुनावी हार लोकसभा चुनाव में हो सकती थी उतनी बड़ी नहीं हुई। और कोई नहीं जानता कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं यहां अंत में जाकर चमत्कार न कर दे। कोई नहीं जानता। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन कांग्रेसी आत्ममुग्धता के शिकार है। कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार है। कांग्रेस पार्टी आपसी गुटबाजी की शिकार है। और यह स्थिति हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो उसका आत्मविश्वास हिला हुआ है वहां से बीजेपी को खड़ी करने में कामयाब भी हो सकती है। ये हालात हरियाणा में अभी है जिसमें बीजेपी को अभी से खत्म मान लेना वैसी ही भूल होगी जैसे हिमाचल प्रदेश में मान लिया गया कि कांग्रेस की सत्ता है तो 4 में 3 सीटें तो आ ही जाएगी। तेलंगाना और कर्नाटक में भी इसी तरह की चीजें मान ली गई। जहां जनता को चुनाव लड़ना है, जहां नरेंद्र मोदी खुद में एक मुद्दा बने हुए हैं, वहां गलत टिकट बंटवारा हो या सही टिकट बंटवारा, जनता ने हरा दिया नरेंद्र मोदी को। जैसे महाराष्ट्र, वहां सेंटिमेंट ही मोदी शाह के खिलाफ था, वहां सेंटिमेंट ही उस कथित गुजरात लॉबी के खिलाफ था। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनावी माहौल को आगे बढ़ाया, उसमें सफलता जरूर मिली, बड़ी सफलता मिली। लेकिन क्या वो सफलता बिहार में नहीं मिल सकती थी? लालू यादव की बेटी के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, आखिर किसने उन्हें चुनाव प्रचार करने आने से रोका? आज भी कांग्रेस इस परिस्थिति से नहीं उबर पाई। दूसरी स्थितियां जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सुटेबल दिखती है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की कमियों से आज भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। कई राज्यों में आप इसे देख सकते हैं, हरियाणा में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति यही है। ठीक इसी तरीके से आप बात करें तो झारखंड की स्थिति यही है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पहले एक राज्य में तो मुझे ऐसा बताया गया कि जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना था उसे 1 घंटे पहले बताया गया कि क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे। इस ढंग से पार्टी का संचालन हो रहा है। तो सवाल यह है कि एक तरफ पोस्टर बॉय कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, एक तरफ जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार विमर्श के केंद्र में रखकर, चाहे वह आरक्षण के आंदोलन के सहारे हो या किसी और कारण से हो, जो चिंगारी नीतीश कुमार ने बिहार से लगाई थी कास्ट सेंसस की,
उसको कांग्रेस पार्टी ने लपक कर पूरे देश में एक मुद्दा तो बनाया, लेकिन क्या वही मुद्दा सांगठनिक कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस को जिता देगा या इंडिया अलायंस की सरकार बनवा देगा? पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी की और खुद यहां राहुल गांधी की दिखाई देती है। राहुल गांधी की बड़ी कमजोरी क्या दिखाई देती है? राहुल गांधी एक मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सामाजिक हकीकत इसके ठीक उलट है। और यह गलती राहुल गांधी पहले भी करते रहे। पहली बात, राहुल गांधी ने एक समय, अगर आपको याद हो, किसी ने समझा दिया या खुद कन्विंस हो गए, मुझे नहीं पता, उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति के प्रभाव में वो ऐसे आते हुए दिखे, उन्हें लगा कि नहीं, सत्ता में आने तक के लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करना होगा। जनेऊ दिखाना, गोत्र बताना, ये सारी चीजें राहुल गांधी ने शुरू की, फेल हुए। कारण क्या था? जो जिस मामले का एक्सपर्ट है, आप उस मामले में, आप उसके सेक्टर में जाकर के उसको चुनौती नहीं दे सकते। आप अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर और अपनी विरासत पर खेल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर खेल सकते हैं। वहां हिंदुत्व की बिसात पर आरएसएस और बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश, नाकामी हाथ लगी। और अब मंडलवादी पार्टियां, जो राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी या जनता दल सेकुलर या कोई दूसरी पार्टियां हैं, द्रविडियन पार्टियां, उन सब पार्टियों के उन सब पार्टियों के स्ट्रांग होल्ड में, उनके पिच पर जाकर जाति जनगणना की बैटिंग खुलकर करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक चीज है। आप सत्ता में आइए, कीजिए, आप ठीक है, आप रणनीतिक तौर पर इन मुद्दों के साथ, इंडिया अलायंस के घटक दलों के साथ जहां इस राजनीति की पकड़ है, वहां जाकर इनके पक्ष में आप बातें करें, सारी बातें ठीक है। और बातें भी करें तो असली बात सहयोगी दलों को, मसलन राजद और समाजवादी पार्टी को करने दें। नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उन्हें करने दें। लेकिन जाति गणना की बात करने से कांग्रेस पार्टी को जो बड़ा नुकसान हो रहा है, विमर्श के केंद्र में तो दरअसल जाति गणना को अखिलेश यादव के पीडीए ने पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत क्या है? उसे नुकसान कहां हो रहा है जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है? और वो बुरे हालात में भी, जहां 150 पर सिमटना चाहिए था, वो पार्टी 240 तक जा रही है। उसका सीधा कारण यह है कि जो तबका नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना चाहता है, उस तबके को नरेंद्र मोदी की जाति जनगणना की, राहुल गांधी की जाति जनगणना की राजनीति और उनके फॉर्म कमिटमेंट के बाद नरेंद्र मोदी के साथ रुके रहने पर विवश होना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की ताकत दरअसल यही थी कि जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, यही कांग्रेस पार्टी की ताकत थी। और ओबीसी वर्ग की पूरी राजनीति जनता पार्टी के हाथ में थी। ओबीसी वर्ग और जनरल कैटेगरी में खासकर राजपूतों का एक तबका। लेकिन मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति इनके पास थी, कांग्रेस के पास। लेकिन आज की तारीख में जाति गणना जितना बड़ा मुद्दा ओबीसी के बीच है, उतना बड़ा मुद्दा वो दलितों के बीच नहीं है, क्योंकि उनकी गणना तो हर सेंसस के साथ, हर जनगणना के साथ होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो समाज में माहौल बनाने वाला तबका है, उस तबके को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी में छोड़ दिया जाना और उसके मुद्दे को उठाना, बेरोजगारी का मुद्दा आज की तारीख में भी, मंडल कमीशन के बाद के दौर में भी, सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में भी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में सामान्य वर्ग के लोगों के बीच ही बना हुआ है। क्योंकि जातीय आग्रह में वो उस तरह से नहीं फंसते जिस तरह से दूसरे समुदाय के लोग जाते हैं। ठीक इसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी के बाद किसानों का मुद्दा देखें तो जो उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति है, पंजाब की बात छोड़ दीजिए, हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, एमएसपी गारंटी और ये तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसका सीधा फायदा समाज के उस अपर लेयर को ही मिल रहा है, क्योंकि जमीनें उनके पास है, ज्यादातर जमीनें उनके पास है, जमीनों का मालिकाना हक उनके पास है। तो जब जमीनों का मालिकाना हक जिसके पास है, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का लाभ भी उसे ही मिल, और जब लाभ उसे मिल रहा है, उसके मुद्दों को आप उठा रहे हैं। और तमाम मुद्दे उठाने के बाद फिर एक दूसरा मुद्दा जाति गणना ला करके अपने मुंह से जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोल करके इस मुद्दे को सामने रख के जो आना चाहता है, उन तमाम मुद्दों को एक तरफ रख के वो भाजपा की तरफ चला जा रहा है। तो सवाल घूम फिर करके वही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या किसी भ्रम का शिकार है?
कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने वाले लोगों में क्या कोई कथित फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी घुस गए हैं? कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों में क्या वही ताकतें हैं जिन ताकतों ने कांग्रेस को 1990 के दशक से पूरे उत्तर भारत में एक तरह से खत्म करके रख दिया था? यही परिस्थितियां नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। और इस फैक्टर के बारे में राहुल गांधी को किसी ने अवेयर कराया या नहीं कराया, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर क्या कर रहे हैं कि उस तबके को जो कांग्रेस का स्वाभाविक वोटर है, सवर्ण, दलित, जनरल कैटेगरी, दलित, अल्पसंख्यक, उस तबके के लिए राहुल गांधी के पास क्या पैकेज है? भाजपा के चुनावी हिंदुत्व से लोग ऊब चुके हैं, लेकिन वो पैकेज देने की स्थिति में आप नहीं है। और एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी की बात करने के साथ साथ जाति गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी का जरूरत से ज्यादा बोलना, ये कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं को हरियाणा में भी हैम्पर कर रहा है और अंततः ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी, जहां भाजपा को 50 सीटों पर सिमटता हुआ माना जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 90-100 सीटों तक पहुंच जाए। हालात कहीं ऐसे खड़े ना हो जाए, क्योंकि वहां की स्थिति यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग जो भाजपा का वोटर वहां है, उत्तर भारत के उलट वहां भाजपा का वोटर है, उसमें चिंता है कि मराठों को यदि आरक्षण में जनरल में दिया नहीं जा सकता, अलग से देने की बजाय ओबीसी में ना घुसा दिया जाए, ओबीसी में घुसाया जाए। यही स्थिति हरियाणा में है ओबीसी की, कि जाटों को कहीं पूरी तरह से सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में ना घुसा दिया जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर एक तरफ ओबीसी वर्ग में भी भाजपा को लेकर जितनी चिंता है, उतनी चिंता कांग्रेस को लेकर भी। और कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट नीति के साथ, एक क्लियर पॉलिसी के साथ नहीं जा रही है कि उसे करना क्या है। जब भी आरक्षण बढ़ाने की बात होगी, इसका सीधा फायदा मंडल पॉलिटिक्स करने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव की पार्टी को, यानी अखिलेश यादव की पार्टी को होगा, तेजस्वी यादव को होगा। नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा तो फायदा कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा। यह भूल राजनीतिक तौर पर कोई नादान व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि फायदा होना होता तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की बहुत बड़ी जमात है। क्यों कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली? 29 की 29 सीटें लेकर के बीजेपी चली गई। पिछली बार एक सीट 2018-19 में मिली भी थी। ये फैक्टर अभी भी समझने में कांग्रेस नाकाम रही है। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी की हालत जो आज खराब हुई है, 400 पार का नारा जो बिखर गया है, और 4 राज्यों में, खासकर झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में जो बिखरी हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन योगदान की चर्चा, स्ट्रेटजी की कामयाबी की चर्चा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की चर्चा, सकारात्मक पक्ष की चर्चा करनी जितनी जरूरी है, उस स्ट्रेटजी के साथ साथ जो दूसरी चीजें नुकसान कर रही है, उस पक्ष की भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि राजनीति एक डबल एज सोर्ड है, दोधारी तलवार है। और इस दोधारी तलवार पर राहुल गांधी एक ऐसी दोधारी तलवार पर चल रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी तो 10 साल की सत्ता भोग चुके। अब अगर उनकी सत्ता महाराष्ट्र चुनाव के बाद चली भी जाए, कोई विशेष फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा, भाजपा के लोग भोगेंगे उसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को हटाने में कामयाब हो सकता है कि हो जाए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी? कांग्रेस पार्टी 99 से आगे बढ़ के 250 सीटों तक पहुंच जाएगी? इस बात की गुंजाइश फिलहाल तो दिखाई नहीं देती। आगे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी शायद इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करे। झारखंड में भी यही स्थिति है कि कहीं ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पर मामला चला गया तो यह भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बूस्ट करेगा, उसे बेहतर बनाएगा। और आरक्षण की राजनीति के विरोध में खड़े लोग अगर एक तरफ वहां खड़े हो गए तो एक अलग तरह का नतीजा वहां दे सकता है, जो नरेंद्र मोदी की चुनाव को, उनकी चुनावी पारी, सियासी पारी को एक बहुत बड़ी एक दवाई का काम, एक विटामिन का काम कर सकता है। देखते जाइए कांग्रेस क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो नाक में दम करने का काम कांग्रेस ने कर ही दिया है, राहुल गांधी ने कर ही दिया है, इंडिया अलायंस ने कर ही दिया है। और महाराष्ट्र में असल खेल, सीटें भले ही ज्यादा बीजेपी की हैं, कांग्रेस की हैं, लेकिन असल खेल तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का है।
जनता के बीच वही चेहरे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई क्षेत्रीय चेहरा ऐसा नहीं है जिस चेहरे के सहारे कांग्रेस को वोट मिले। चेहरे की जरूरत उसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से पूरी करनी पड़ रही है। यही स्थिति यूपी बिहार में है, यही स्थिति अब मध्य प्रदेश में भी बनती दिख रही है और पोस्ट अशोक गहलोत शायद यही स्थिति राजस्थान में भी बनती दिखे। तो देखते जाइए होता क्या है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को छत्रप विहीन करने का अभियान जो चलाया, जो कथित अभियान चलाया, राज्य तो छत्रप विहीन हो गए, पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई दशकों तक इसे झेलने की स्थिति में होगी। अब आने वाले वक्त में सियासत कौन सी करवट लेगी कोई नहीं जानता, लेकिन सुधार की गुंजाइश इतना जरूर है कि अब यह सुधार की गुंजाइश बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है, गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के पास है कि रणनीतियों को दुरुस्त कर एक बार फिर पुरानी स्टेट अपने पुराने गौरवशाली इतिहास के करीब पहुंचने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।